हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, अगर आप सीजीएसआई मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उस एसआई मेंस का एक टॉपिक है। जब आप पेपर 2 देखेंगे एसआई मेंस का, उसमें एक लिखा है स्वतंत्रता के बाद भारत। तो स्वतंत्रता के बाद भारत वाले टॉपिक में एक टॉपिक है जिसका नाम है रियासतों का विलीनीकरण, जिसके अंतर्गत 4 चीजों के बारे में अपने को पढ़ना है। रियासतों के विलीनीकरण के अंतर्गत हमको जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर का विलय कैसे भारत में हुआ, इसके अलावा गोवा का विलय भारत में कैसे हुआ, ये टॉपिक हम आपके सिलेबस में लिखा है। ऐसे ही मेंस के सिलेबस अगर आप देखेंगे पेपर 2 का, तो उस टॉपिक को हम आज की इस क्लास में कवर करने वाले हैं। और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको हम एक नए बेस में पूरा, अगर आप देखेंगे, चार्ट बेस में आज पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक जानकारी आपको दे देते हैं ताकि बीच में फ्लो में दिक्कत ना आए। सीजीएसआई मेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको क्लास करनी है तो सीजीएसआई मेंस के लिए हमारी क्लास जो है वो 20 जुलाई यानी आज से स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आपको ये क्लास ज्वाइन करना है तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। और इस क्लास में आपको जो है प्रॉपर 999 रुपए में आपके एसआई मेंस का जितना पार्ट है उसको अच्छे से कवर कराया जाएगा। और जो वर्तमान में आपका सीजीपीएससी का पैटर्न चल रहा है उसके तर्ज पर आपकी तैयारी होगी, क्योंकि सीजीपीएससी आपके एग्जाम ले रहा है तो पेपर का लेवल काफी ज्यादा अच्छा आया था। पैसा प्री के समय भी देखें तो अगर आपका नंबर ठीक ठाक आ रहा है एसआई प्री में, लगभग 50% के आसपास यदि आपका नंबर आ रहा है तो आप एसआई मेंस की तैयारी चालू कर दीजिए, क्योंकि बाद में आपके पास समय नहीं रहेगा। तो अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप स्वयं भी तैयारी चालू कर लीजिए, या अगर आप बैच ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप सीजीपीएससी नॉलेज ऐप को इंस्टॉल करेंगे, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उसमें क्लिक करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमारा फाउंडेशन डे चल रहा है तो एक फाउंडेशन डे ऑफर चल रहा है जिसमें आपको ये कोर्स मात्र 999 रुपए में मिल जाएगा। 24 जुलाई तक ये ऑफर है, उसके बाद ये प्राइस जो है वो 1999 हो जाएगा। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो 24 जुलाई तक आप इसको ज्वाइन करिए, 999 रुपए में आप कर सकते हैं। ठीक है, नीचे लिंक दी गई है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं। अब हम देखते हैं भारत का जो एकीकरण या रियासतों का विलीनीकरण। यहां पे आपको छोटा छोटा चीज दिख रहा होगा, मैं सब आपको बड़ा करके दिखाऊंगा। यहां पर मैं आपको वो सभी चीज बताने का प्रयास करूंगा जो फैक्ट आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चाहे वो कश्मीर के बारे में हो, चाहे हैदराबाद के बारे में हो, या जूनागढ़ का विलय कैसे हुआ उसके बारे में हो, या गोवा के बारे में हो। तो हर चीज में आपको यहां पर फैक्चुअल नॉलेज और साथ साथ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपको साथ में देते हुए चलूंगा, ताकि आपको यहां से कोई भी क्वेश्चन बने तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। सबसे पहला फैक्ट याद रखिएगा कि रियासतों का विलीनीकरण आखिर हुआ क्यों। तो अगर आप देखेंगे, एक माउंटबेटन योजना मानी जाती जिसे हम 3 जून प्लान भी बोलते हैं। माउंटबेटन योजना में यह बात कही गई थी कि भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बनेंगे, यानी भारत एक अलग देश होगा, पाकिस्तान एक अलग देश होगा। ये कौन से प्लान में बोला गया था? माउंटबेटन प्लान, जिसे 3 जून प्लान के नाम से भी जाना जाता है। और जो देशी रियासतें थी उनको छूट दी गई थी, या तो वो चाहे तो भारत में मिल सकते हैं, या अगर वो चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं, या अगर वो चाहे स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो वो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तो ये ऐसा 3 जून प्लान था जिसके कारण जितनी भी देशी रियासतें थी अब उनको ये तय करना था कि वो भारत के साथ मिलेंगे, पाकिस्तान के साथ मिलेंगे, या वो स्वतंत्र रहेंगे। तो सभी देशी रियासतें तो नॉर्मल तरीके से, अच्छे तरीके से मिल गई। तो रियासतों के विलीनीकरण में सबसे ज्यादा प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो जो भारत में जितनी भी रियासतें आकर मिली है उनको भारत में मिलाने में सबसे बड़ा योगदान जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का रियासतों के विलीनीकरण में सबसे प्रमुख भूमिका थी। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए भारतीय एकीकरण का शिल्पकार किसे कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रमुख सचिव थे जिनका नाम था वीपी मेनन। तो वीपी मेनन जो थे इनको भारतीय एकीकरण का शिल्पकार कहते हैं, क्योंकि ये हर रियासत के प्रमुख से जाकर मिलते थे वीपी मेनन और उनको कन्विंस करते थे भारत में मिलने के लिए। तो देशी रियासतों का विलीनीकरण कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन की रही है। ये चीज आपको जानना है। सरदार पटेल को हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं,
जबकि वीपी मेनन को हम भारतीय एकीकरण का शिल्पकार के रूप में भी जानते हैं। चलिए यहां तक बात हो गई। अब देखिए बाकी रियासतें तो तय कर ली कि वो भारत में मिलेंगी, कोई रियासतें ने तय किए पाकिस्तान में मिलेंगी। लगभग 550 के आसपास रियासतें, देसी रियासतें भारत में विलय हुई, ठीक है, 552 के आसपास। अब देखिए 3 ऐसी रियासत थी जिनके एकीकरण में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई, वो थी जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। और यही आपके सिलेबस में है कि जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर का विलय भारत में कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं जूनागढ़ का विलय भारत में, इस देशी रियासत का विलय भारत में कैसे हुआ। तो जूनागढ़ के बारे में अगर हम थोड़ा सा एक इतिहास देख लेते हैं ताकि आपको जूनागढ़ के बारे में जानकारी मिल पाए। सबको प्रॉपर दिख रहा होगा ऐसा मेरे को उम्मीद है, ठीक है। देखिए जूनागढ़ का मैप अगर आप देखेंगे, जूनागढ़ कहां पे था, तो जूनागढ़ अगर हम यहां पे देखें तो ये गुजरात के आसपास जो ये क्षेत्र है यही आपका पूरा जूनागढ़ का एरिया है, ठीक है। ये आपका प्रॉपर पूरा काठियावाड़ वाला एरिया, ये पूरा जूनागढ़ का आपका एरिया है, ठीक है। प्रॉपर भारत के नक्शे में गुजरात वाला एरिया ये पड़ता है। अब जूनागढ़ के बारे में इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो जूनागढ़ की रियासत थी, यहां का जो प्रमुख था वो मुस्लिम व्यक्ति था। जो जूनागढ़ रियासत थी उसका जो प्रमुख था वो मुस्लिम व्यक्ति था, जबकि जो यहां पर रहने वाली जनता थी, लगभग 80% जनता जो जूनागढ़ में रहती थी वो हिंदू थी। क्या प्रॉब्लम थी, जूनागढ़ का जो नवाब था, जो यहां का शासक था, वो मुस्लिम शासक था, और यहां पर जो रहने वाली जनता थी वो कैसी जनता थी, हिंदू जनता थी। लगभग 80% यहां की जनता हिंदू जनता थी। अब जो जनता थी वो भारत में मिलने के लिए चाहती थी, और जो नवाब था वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था। ये दिक्कत हो रही थी। तो जूनागढ़ एक छोटी रियासत थी जो काठियावाड़ वर्तमान गुजरात में स्थित थी। ये पेपर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जूनागढ़ रियासत कहां स्थित थी, गुजरात के क्षेत्र में स्थित थी। नवाब महाबत खान तृतीय यहां का शासक था। जब जूनागढ़ रियासत का विलय भारत में किया जाना था तो जूनागढ़ रियासत का शासक कौन था, नवाब कौन था आपसे पूछा जाए तो नवाब महाबत खान शासक था यहाँ का, ठीक है। नवाब महाबत खान तृतीय यहाँ का शासक था। अब एक इंपॉर्टेंट बात, जो जूनागढ़ का शासक था उसका दीवान कौन था, शाहनवाज भुट्टो। जूनागढ़ शासक का दीवान कौन था, जूनागढ़ शासक का दीवान था शाहनवाज भुट्टो, जिसका बेटा आगे चलकर पाकिस्तान में आपको पता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रहे हैं। शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ शासक के क्या थे, दीवान थे। अब जो जूनागढ़ का शासक था ऐसा माना जाता है बहुत बड़ा पशु प्रेमी शासक था, यानी उसके यहां लगभग अगर जूनागढ़ शासक की बात करें तो उसके पास लगभग 2000 से 2500 कुत्ते थे सिर्फ, और वो कुत्तों को पालने के लिए काफी ज्यादा फेमस था जो जूनागढ़ का शासक था। तो कई जगह ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है कि जूनागढ़ के शासक ने एक बार कुत्तों का विवाह करवाया था और पूरी रियासत की जनता को दावत में बुलाया था। तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े वो पशु प्रेमी थे। तो जूनागढ़ के शासक यहां पर क्या थे, नवाब महाबत खान तृतीय यहां के शासक थे। इंपॉर्टेंट बात, रियासत की जो 80% आबादी थी वो हिंदू थी, जबकि जो नवाब था वो मुस्लिम था, और नवाब चाहता था कि जूनागढ़ की रियासत का जो विलय है वो पाकिस्तान में किया जाए, जबकि जनता चाहती थी कि जूनागढ़ का विलय भारत में किया जाए। ये सबसे बड़ी दिक्कत थी, ठीक है। तो जो नवाब थे वो कभी भी वीपी मेनन या सरदार पटेल के सामने नहीं आते थे, बल्कि वो अपने दीवान शाहनवाज भुट्टो को भेजते थे कि वो उनसे जाकर बात करे, वीपी मेनन या सरदार पटेल से, ठीक है। तो पहले तो यहां पर जो यहां के शासक थे उनको मनाने की कोशिश की, जूनागढ़ नवाब को मनाने की कोशिश की गई, वो नहीं माने, और वो क्या हो गए, वो अपना ये जूनागढ़ के क्षेत्र को छोड़कर वो पाकिस्तान के कराची चले गए। यानी वो अपना चार्टर प्लेन किए और उस चार्टर के जरिए वो कहां चले गए, पाकिस्तान चले गए। लेकिन उन्होंने अभी तक अपनी क्षेत्र को भारत में मिलाने की अनुमति नहीं दी थी, वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, और उन्होंने बोला कि मेरे बदले दीवान फैसला करेगा, यानी शाहनवाज भुट्टो फैसला करेंगे कि वो भारत में मिलेंगे या पाकिस्तान में, क्योंकि वो तो चाह रहे थे पाकिस्तान में मिले। तो शाहनवाज भुट्टो ने एक स्थिति संभालने का प्रयास किया और ये कोशिश की कि भारत में ना मिलकर वो अपना पूरा जूनागढ़ के क्षेत्र को किस में मिलाए, पाकिस्तान में मिलाए। लेकिन
इनके ऊपर सरदार पटेल ने दबाव बनाया, वीपी मेनन ने दबाव बनाया और वो जूनागढ़ के क्षेत्र में सैनिकों को भेज दिए। तो जैसे ही शाहनवाज भुट्टो के ऊपर दबाव बढ़ने लगा तो शाहनवाज भुट्टो भी कहां भाग गए, अपने क्षेत्र को छोड़कर वो कराची भाग गए। यानी वो भी कहां चले गए, कराची चले गए। और जब वो कराची गए तो यहां पर सीधा जो जूनागढ़ का क्षेत्र था वो किस में विलय के लिए तैयार हो गया, भारत में विलय के लिए तैयार हो गया। लेकिन क्योंकि यहां पर माउंटबेटन योजना में एक पॉइंट रखा गया था कि रियासतों को छूट दी गई थी वो भारत में मिले, पाकिस्तान में मिले या स्वतंत्र है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर उस जो माउंटबेटन योजना का था उसका उल्लंघन किया गया, क्योंकि भारत ने दबाव बनाया रियासत के ऊपर कि वो भारत में मिले। तो वहां पे माउंटबेटन को खुश करने के लिए यहां पर सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और वीपी मेनन ने एक योजना बनाई कि हम जूनागढ़ के क्षेत्र में एक जनमत संग्रह करवा लेते हैं। जनमत संग्रह यानी वहां की जनता से हम वोटिंग करवा लेते हैं और जनता से पूछते हैं कि वो कहां पे रहना चाहती है। अगर जनता वोट देती वो भारत में रहना चाहेगी तो हम भारत में मिला लेंगे। अगर जनता वोट देती है कि हम पाकिस्तान में रहना चाहते हैं तो पाकिस्तान में मिला दिया जाएगा। तो जनमत संग्रह करवाया जाता है। लगभग जूनागढ़ के 2 लाख लोग वोट देने जाते हैं, जिसमें से केवल 91 लोग ऐसे रहते हैं जो पाकिस्तान में मिलने की सहमति देते हैं। बाकी लगभग जितने 1,90,000-99,000 लोग कहां पर मिलने की अनुमति देते हैं, भारत में। तो इस जनमत संग्रह से जूनागढ़ रियासत को किसमें विलय किया गया, भारत में विलय किया गया। तो आपसे पेपर में क्या क्वेश्चन पूछेगा कि जनमत संग्रह से भारत में विलय की जाने वाली रियासत कौन सी थी, तो आपका आंसर है जूनागढ़। जूनागढ़ ऐसी रियासत थी जहां पर जनमत संग्रह करवाया गया, वोटिंग करवाई गई और वहां की जनता से पूछा गया कि वो भारत में रहना चाहती है कि पाकिस्तान में। तो 91 लोगों को छोड़कर बाकी लोगों ने क्या बोला, भारत में मिलना चाहते हैं। तो इसी के लिए जूनागढ़ का विलय किसमें किया गया, भारत में किया गया। समझ आ गया सभी को। तो जूनागढ़ के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज है, यहां के नवाब का नाम क्या था, महाबत खान यहां के नवाब का नाम था। जूनागढ़ कैसे जोड़ा गया, जनमत संग्रह के आधार पे भारत में जोड़ा गया। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट है जिसको आपको यहां पर देखना है। तो याद रखेंगे जूनागढ़ को भारत में कब मिलाने, मतलब कब आपका वो भाग गया। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए शाहनवाज भुट्टो इस क्षेत्र को छोड़कर कब पाकिस्तान भाग गया था, तो याद रखेंगे शाहनवाज भुट्टो कब भागा था, 9 नवंबर 1947। डेट याद रखेंगे। इसी को विलय की तिथि मान लेते हैं, लेकिन इसके बाद जनमत संग्रह भी हुआ था। लेकिन विलय की तिथि क्योंकि शाहनवाज भुट्टो भाग गया था, तो शाहनवाज भुट्टो अगर भाग गया, वहां का नवाब भाग गया, तो सीधी सी बात उस पर नियंत्रण वहां पे किसका हो गया, भारत का हो गया। तो भारत का नियंत्रण जूनागढ़ पर कब स्थापित हो गया, 9 नवंबर 1947 को हुआ। और जनमत संग्रह के लिए वोटिंग यहां पर कब हुई थी, तो यहां पर आपको देखना है कि जनमत संग्रह जो यहां पर कराया गया, तो जनमत संग्रह के लिए यहां पर क्या कराया गया, वोटिंग कराया गया। ठीक है, तो जनमत संग्रह के लिए आपको याद रखना है यहां पर क्या हुआ, वोटिंग हुई। तो यह भारत का पहला ऐसा जगह था जहां पर क्या करवाया गया, जनमत संग्रह कराया गया। और जनमत संग्रह के आधार पर यहां पर इस क्षेत्र को भारत में मिलाया गया। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हैदराबाद की क्या स्टोरी है, हैदराबाद को कैसे मिलाया गया, हैदराबाद का देख लेते हैं। चलिए अब हैदराबाद का देख लेते हैं, हैदराबाद को किस आधार पर मिलाया गया। चलिए अब अगर आप हैदराबाद देखेंगे तो हैदराबाद रियासत उस समय भारत की सबसे बड़ी रियासतों में से एक थी। याद रखेंगे हैदराबाद की रियासत उस समय भारत में जितनी रियासतें थी उसमें से सबसे बड़ी रियासतों में से एक थी। हैदराबाद रियासत के अंतर्गत 3 राज्यों का क्षेत्र आता था, पहला तेलंगाना वर्तमान का, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा कर्नाटक। ये 3 ऐसे राज्य थे जिनका क्षेत्र हैदराबाद रियासत के अंतर्गत आता था। हर राज्य का कुछ कुछ क्षेत्र है। पूरा तेलंगाना हैदराबाद रियासत के अंतर्गत था जो वर्तमान का है, महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र हैदराबाद रियासत के अंतर्गत आता था और कर्नाटक यानी मैसूर का क्षेत्र कुछ हैदराबाद रियासत के अंतर्गत आता था।
ठीक है। अब यहां पर क्या प्रॉब्लम थी, यहां पर भी वही प्रॉब्लम थी कि हैदराबाद का जो शासक था, नवाब था, वो मुस्लिम था और जनता यहां भी हिंदू मैक्सिमम थी। हैदराबाद का जो शासक था वो ना तो पाकिस्तान में मिलना चाहता था, ना तो भारत में मिलना चाहता था, वो स्वतंत्र रहना चाहता था, वो खुद का डोमिनियन स्टेटस चाहता था, खुद एक स्वतंत्र देश बनाना चाहता था। लेकिन ये भारत के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत की बात थी। क्यों? क्योंकि हैदराबाद रियासत एक लैंड लॉक्ड रियासत थी। लैंड लॉक का मतलब हैदराबाद के चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो वो भारत का एरिया था और बीच में वो एक अलग से देश होता, तो आप सोचो कितनी परेशानी होती। तो आपने बार बार सुना होगा कि हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया। तो ऑपरेशन पोलो नाम पोलो क्यों पड़ा, ऑपरेशन पोलो ही इसी का नाम क्यों दिया? क्योंकि हैदराबाद रियासत में उस समय पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पोलो खेलने के मैदान हैदराबाद रियासत के अंतर्गत आते थे। यानी पूरे विश्व में जो पोलो का खेल होता है उसको खेलने के सबसे ज्यादा मैदान हैदराबाद रियासत के अंतर्गत थे। इसलिए हैदराबाद रियासत को भारत में विलय करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चला था? ऑपरेशन पोलो चला था। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासतों में से एक थी। हैदराबाद के समय निजाम का नाम क्या था? उस्मान अली खान। हैदराबाद के निजाम का नाम था उस्मान अली खान। यहां की भी 85% आबादी हिंदू थी और निजाम जो है वो हैदराबाद रियासत को स्वतंत्र रखना चाहता था। तो निजाम ने हैदराबाद रियासत को स्वतंत्र रखने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया। यहां तक हैदराबाद का निजाम संयुक्त राष्ट्र में चला गया कि वहां पर जो है कि ये दो देशों के बीच विवाद हो रहा है, भारत और हैदराबाद। तो हैदराबाद को अपने आप को देश मानकर वो संयुक्त राष्ट्र में अपील करने चला गया था कि संयुक्त राष्ट्र इस विवाद को सुलझाएगा। लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने इसको सुलझाया नहीं। क्यों? क्योंकि हैदराबाद देश थोड़ी था, वो एक रियासत रह चुकी थी। समझ आ रहा है? तो यहां पर संयुक्त राष्ट्र तक गया था निजाम की एक केस को सुलझाया जाए और हैदराबाद को स्वतंत्र रहने दिया जाए। यहां तक हैदराबाद का निजाम जो था वो पाकिस्तान से हथियारों की तस्करी भी करता था। यानी वो पाकिस्तान में हथियारों की तस्करी करने के लिए पूरा एक बंदरगाह खरीद लिया था पाकिस्तान से, और पुर्तगाल से गोवा का बंदरगाह खरीद लिया था कि वहां से वो हथियारों की तस्करी कर पाए और उससे पैसा कमा पाए। सोचो कितना पैसा था हैदराबाद के निजाम के पास। हैदराबाद का निजाम इंग्लैंड के राजा से भी मिलने गया था, ब्रिटेन के राजा से, कि आप मेरे को स्वतंत्र घोषित करवा दो। ब्रिटेन के राजा ने मना कर दिया। तो आप सोचो हैदराबाद के निजाम ने स्वतंत्र रहने का कितना बड़ा प्रयास किया था। ठीक है। तो याद रखेंगे यहां पर कि हैदराबाद का निजाम जो था मुस्लिम था, जिसका नाम था उस्मान अली खान। ये स्वतंत्र रहना चाहता था, लेकिन हैदराबाद की जनता हिंदू थी, वो भारत में मिलना चाहती थी। ठीक है। तो अब यहां पर क्या किया गया? हैदराबाद के निजाम ने एक रणनीति बनाई। क्या रणनीति बनाई? एक संगठन बनाया। और वो संगठन का काम क्या होता था कि जितने भी हिंदू या जो भी मुस्लिम जो भारत में मिलने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, वो उनके घरों को लूटा करते थे, उनकी महिलाओं के साथ रेप किया करते थे, बलात्कार किया करते थे, उनको मारा करते थे, प्रताड़ित किया करते थे। तो ये पूरा काम हैदराबाद के निजाम के द्वारा करवाया जा रहा था उन जनता के ऊपर जो भारत में मिलने के समर्थन में थे, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम ही क्यों ना हो, जो भारत में मिलना चाह रहा हो। तो वो संगठन का नाम क्या था? रजाकार। याद रखेंगे, रजाकार नाम का एक संगठन बनाए थे, सैनिक संगठन था। यह हैदराबाद निजाम के नेतृत्व में बना था। एक काजिम नाम का व्यक्ति था, उसने इस संगठन को लीड किया था। लेकिन निजाम का पूरा समर्थन था इस संगठन को। और इस संगठन का काम क्या होता था? ऐसे व्यक्ति को ढूंढना, हिंदू चाहे हो हिंदू या मुस्लिम, जो भारत के मिलने में समर्थन में, यानी वो भारत में मिलना चाहते हैं, तो उनके घरों को लूटना, उनके सामान को लूटना, उनकी महिलाओं की इज्जत लूटना, ये उनका काम था। तो आप सोच सकते हो कि निजाम किस तरीके की प्रवृत्ति का व्यक्ति था। ठीक है। अब देखिए, पहले तो यहां पर वीपी मेनन, सरदार पटेल यहां पर निजाम को मनाने की कोशिश किए, लेकिन जब निजाम नहीं माना, वो स्वतंत्र रहना चाहता था, तब यहां पर सैन्य कार्रवाई चालू की गई और ऑपरेशन पोलो स्टार्ट हुआ। तो ऑपरेशन पोलो किसके लिए स्टार्ट हुआ था? हैदराबाद को भारत में विलय करने के लिए स्टार्ट हुआ था। और ऑपरेशन पोलो, आपको नाम याद रखना है, ऑपरेशन पोलो
हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए। तो 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो स्टार्ट हुआ और 5 दिन में हैदराबाद के निजाम ने सरेंडर कर दिया और 5 दिन बाद वहां पर हैदराबाद का जो क्षेत्र है वो भारत में विलय करने की घोषणा हो गई। तो याद रखना है 5 दिन में निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और हैदराबाद किसका हिस्सा बन गया? भारत का हिस्सा बन गया। तो हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो चला था, यानी सैन्य कार्रवाई की गई थी। क्लियर है? अब देखिए, जब हम मेंस वाली क्लास में पढ़ेंगे ना, यहां पे मैं आपको फैक्ट और थोड़ी बहुत स्टोरी बता रहा हूं। जब हम मेंस वाली क्लास पढ़ेंगे ना क्लास में, तो वहां पर मैं आपको इसको और डिटेल में बताऊंगा। कैसे डिटेल में बताऊंगा? कि यहां पर ऑपरेशन पोलो को लीड किसने किया, ये सब भी तो पेपर में आ सकता है, तो वो सब भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। क्योंकि यूट्यूब में समय की लिमिटेशन है, क्लास की लिमिटेशन है, इसी के लिए यहां पर जो बेसिक चीजें जो पेपर में आपसे पूछी जा सकती है वो बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं तीसरी रियासत का इतिहास, कश्मीर का इतिहास। तो कश्मीर का इतिहास तो लगभग सभी को पता ही रहता है कि कश्मीर के जो शासक थे वो हिंदू शासक थे और वहां की जो जनता थी वो मुस्लिम थी। यानी कश्मीर क्षेत्र उल्टा था, वहां पे शासक हिंदू थे और जनता मुस्लिम थी। तो जनता मुस्लिम थे और शासक हिंदू थे। जो हरि सिंह जिनका नाम था वो यहाँ के शासक थे, महाराजा हरि सिंह नाम था, और जनता मुस्लिम थी। अब कश्मीर जो थी ये भी अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे, ना तो ये भारत में मिलना चाहता था ना पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान कश्मीर को दबाव बना रहा था कि वो पाकिस्तान में मिले और भारत दबाव बना रहा था कश्मीर के ऊपर कि वो भारत में मिले। ये दबाव चल रहा था। अब पाकिस्तान ने इसी बीच क्या किया, कबालियों का आक्रमण करवाया कश्मीर के क्षेत्र में, और जो पूरा आपका जितने भी कबाली हैं वो सैनिक लोग कबालियों के भेष में आए और वो आके कश्मीर के क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करने लगे। यानी कबालियों को उन्होंने क्या भेजा, भारत में भेजा। जितने सैनिक लोग भी थे उनको कबालियों के भेष में क्या किए, भारत में भेजे, और मतलब कश्मीर के क्षेत्र में भेजे। और कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में वो नियंत्रण स्थापित करने लगे। तो हरि सिंह को, महाराजा हरि सिंह को ये लगा कि वो उनकी सेना ज्यादा बड़ी नहीं थी और वो इसमें हार जाएंगे और मतलब उनको क्या करना पड़ेगा, अपने क्षेत्र को विलय करना पड़ेगा पाकिस्तान में। तब यहां पर जो महाराजा हरि सिंह थे उन्होंने सरदार पटेल से मदद मांगी, भारत से मदद मांगी, और भारत एक शर्त पर मदद देने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि उनकी जो सेना थी, कबाली थे, वो पूरा पहुंच चुके थे, श्रीनगर तक पहुंचने वाले थे। तो श्रीनगर पहुंच जाते तो उनके पूरे महल वहल तक पहुंच जाते। तो यहां पर जो महाराजा हरि सिंह थे उन्होंने मदद मांगी भारत से। तो भारत ने एक शर्त में मदद देने के लिए तैयार हुए कि आप विलय पत्र में साइन करो कि आप भारत में मिलोगे, तब हम यहां पर आपकी मदद करेंगे। तब यहां पे महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र में साइन किया और भारत सेना जो जहाज के माध्यम से, हवाई जहाज के माध्यम से वहां पर कश्मीर पहुंची और श्रीनगर में जाकर जो जितने भी कबाली आ रहे थे, श्रीनगर में सबसे पहले भारतीय सेना ने अपना नियंत्रण स्थापित किया और पाकिस्तान को पीछे ढकेलना स्टार्ट किया। अब यहां पर पाकिस्तान इस मुद्दे को, पाकिस्तान और हमारे जो प्रधानमंत्री उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले गए, और संयुक्त राष्ट्र जब ये मुद्दा गया तो संयुक्त राष्ट्र ने ये तय किया कि जहां पर अभी भारत की सेना है वहां पर भारत का अधिकार होगा, और जहां अभी पाकिस्तान की सेना है वह पाकिस्तान का अधिकार होगा, और बीच में बना दिया गया लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। समझ आ रहा है? तो याद रखिएगा। तो कश्मीर क्या हुआ, कश्मीर में जब आक्रमण हुआ तो महाराजा हरि सिंह ने क्या किया, विलय पत्र में साइन कर दिया। और इस तरीके से याद रखिएगा, इस तरीके से 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर का विलय भारत में हो गया। और इस तरीके से जब ये मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में गया तो संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध विराम की घोषणा करवाई, और जिसकी सेना जहां पर स्थिति बीच में क्या बना दिया गया, LOC बना दिया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे इस तरीके से कश्मीर का विलय भारत में किया गया। अब देखते हैं, ये तो हो गया रियासत का विलय। अब एक विलय और देख लेते हैं यहां पर, वो है आपका गोवा का विलय भारत में कैसे हुआ, गोवा का विलय। ठीक है, तो गोवा का विलय भारत में कैसे हुआ, तो आपको पता है कि गोवा में किसका शासन था, पुर्तगालियों का शासन था।
गोवा में किसका शासन था? पुर्तगालियों का शासन था। तो गोवा में जब पुर्तगालियों का शासन था तो भारत जब स्वतंत्र हो गया तो उन्होंने पुर्तगालियों को बोला भी कि आप गोवा का क्षेत्र हमको दे दो, दमन दीव का क्षेत्र हमको दे दो, लेकिन पुर्तगाली इसके लिए माने नहीं और वो अपनी पुर्तगाल से सेना भी बुला लिए और भारत में जब भारत मांगता था तो भारत में आक्रमण करने लग गए। तो इसी के लिए याद रखिएगा कि यहां पर एक सैन्य अभियान चलाया गया पुर्तगालियों को हराने के लिए और गोवा को भारत में मिलाने के लिए। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। याद रखेंगे, ऑपरेशन विजय। तो आपसे पूछेगा ऑपरेशन विजय किस क्षेत्र को भारत में मिलाने के लिए किया गया था? तो पुर्तगालियों को भारत में, मतलब गोवा के क्षेत्र को भारत में मिलाने के लिए और पुर्तगालियों को गोवा के क्षेत्र से भगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन विजय। तो याद रखेंगे 19 दिसंबर 1961, 19 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन दीव ये सब का विलय किसमें हुआ? भारत में हुआ। तो याद रखेंगे गोवा में स्वतंत्रता से पहले किसका शासन था? पुर्तगालियों का शासन था और पुर्तगालियों से इस शासन को ऑपरेशन विजय चलाकर यहां पर क्या किया गया? पुर्तगालियों को हटाया गया और गोवा को भारत में मिलाया गया। क्लियर है? तो ये गोवा और दमन दीव जो हैं ये 1961 में भारत के हिस्सा बने। इसके पहले यहाँ पे पुर्तगालियों का शासन था। तो यहाँ पे भी सैन्य कार्रवाई की गई, ऑपरेशन विजय चलाया गया और गोवा को भारत में मिलाया गया। ठीक है, अब देखिए, अब बाकी आपका पूरा हो गया है। तो यहां पर सब चीज आपका लिखा है। विलय की तिथि 19 दिसंबर 1961, गोवा की मुक्ति भारत की अंतिम औपनिवेशिक मुक्ति थी। इसके बाद कोई भी स्वतंत्र देश नहीं जिसको भारत ने अपने क्षेत्र में मिलाई, और स्वतंत्र क्षेत्र नहीं जिसको भारत ने अपने में मिलाई। ये अंतिम औपनिवेशिक मुक्ति थी। ठीक है, तो ये पूरा फैक्ट चीज आपका यहाँ पर सब लिखा हुआ है। पहला जनमत संग्रह जूनागढ़ में हुआ, बड़ा सैन्य अभियान हैदराबाद का था, ऑपरेशन पोलो, विवादित मामला कश्मीर में था जो संयुक्त राष्ट्र में गया, अंतिम मुक्ति गोवा की हुई 19 दिसंबर 1961। क्लियर है? तो ये सभी चीजें यहां पर मैंने आपको फैक्ट बता दिया है। इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। आप ये नोट्स आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको अगर क्लास ज्वाइन करना होगा तो नीचे आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, उसको क्लिक करके क्लास ज्वाइन कर सकते हो। तो उम्मीद है कि कम समय में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने को आपको प्रयास किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा। चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।